जो आपका टाइप है आव्यूह का वह है शून्य आव्यूह। ओके, शून्य आव्यूह। तो इसकी जो डेफिनेशन है वह बहुत ही सिंपल है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। शून्य आव्यूह अर्थात ऐसा आव्यूह है जिसमें उपस्थित सभी अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। ओके, और इसे कैपिटल ओ के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, तो इसे आप लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने लिया 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर जो आयु a है उसमें जितने भी अवयव है वे सभी शून्य हैं, इसलिए जो आयु a है वह एक शून्य आयु है। ओके, नेक्स्ट b इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि आयु b के भी सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए यह एक शून्य आयु है। इसकी कोटि है आपकी 3 into 3 और इसकी कोटि है 2 into 3। तो कोटि से आपको यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कोटि आपको कितनी भी मिल सकती है, बट मेन चीज जो है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी होंगे शून्य। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें नंबर 5। तो नंबर 5 आता है यहाँ पर विकर्ण आव्यूह है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन आपको इस प्रकार से ध्यान रखनी है कि सबसे पहली चीज यह हमेशा वर्गाकार होना चाहिए, यह वर्गाकार आव्यूह होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि मुख्य विकर्ण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो मुख्य विकर्ण है उसमें i और j की वैल्यू सेम होगी, a11 a22 a33। तो इससे अपन इन वैल्यूज को अपन लेते हैं मुख्य विकर्ण में। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का मान भिन्न भिन्न होता है। ओके, और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है वह है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होंगे। ओके, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव वे आपके यहाँ पर आपको शून्य मिलेंगे। तो यदि आप एक एग्जाम्पल लेना चाहिए इसका, तो यह होगा आपका 5 0 0 0 8 0 0 0 एंड -3। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो मुख्य विकर्ण है वह आपका है ये, जिसमें a11 की वैल्यू है 5, a22 की वैल्यू है 8 और a33 की वैल्यू है -3, और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वे सभी हैं आपकी शून्य। ओके, नेक्स्ट जब आप यहाँ पर देखें इसका नेक्स्ट टाइप जो है 6 अदिश आव्यूह है। अदिश आव्यूह है, तो इसमें आपको जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सेम रखना है कि यह भी हमेशा वर्गाकार होगा, यह हमेशा वर्गाकार होना चाहिए। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वह आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि मुख्य विकर्ण अर्थात a11 a22 और a33 के
सभी अवयव समान होंगे। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर ध्यान दें कि इसका जो थर्ड पॉइंट है वह भी आपका विकर्ण आयु के जैसे सेम होगा कि इसके जो शेष अवयव हैं वे भी शून्य होंगे। तो इसका आप यदि एग्जाम्पल लेना चाहें तो यह होगा a इज इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब आप यहाँ पर देखें कि जो मुख्य विकर्ण है उसमें जो एलिमेंट्स हैं a11 a22 a33 इन सभी की वैल्यू जब सेम है तो आप यहाँ पर इसे इस प्रकार भी शो कर सकते हैं कि a11 इज इक्वल टू a22 इज इक्वल टू a33। ओके, इनकी वैल्यू जो है हमेशा इक्वल होगी। अब इसका नेक्स्ट अपन टाइप देखते हैं, यहाँ पर ही देख लेते हैं कि यह भी इन्हीं से सिमिलर है बिल्कुल। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इकाई आयु है, इकाई या तत्समक आयु है। ओके, तो इकाई आयु के लिए भी जो फर्स्ट कंडीशन है वह सेम है कि यह वर्गाकार होना चाहिए हमेशा। सेकेंड पॉइंट इसका जो है उसमें इतना ही डिफरेंस आता है कि जो अदिश आयु होता है उसमें वैल्यू जो वे सेम होनी चाहिए और कुछ भी हो सकती है, बट जो इकाई आयु है उसमें आपकी वैल्यू जो वे होंगी a11 a22 और a33 जो है वह हमेशा 1 होगा। ओके, अर्थात मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वे 1 होने चाहिए। नेक्स्ट, इसमें भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य होंगे। तो यदि अपन इसका एग्जाम्पल लें तो यह हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो आप यहाँ पर देखें कि जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी एलिमेंट्स वे 1 है। ओके, अब आपको साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इकाई आयु होता है उसे अपन कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसलिए अपन इसे I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसे आप कैपिटल I के द्वारा लिखेंगे जहां पे आपको I3 I2 I1 इत्यादि मिलेगा। तो जो I3 है उसका अर्थ होता है तृतीय कोटि का इकाई आयु है। ओके, तो तृतीय कोटि से तात्पर्य है कि उसमें 3 तो पंक्तियां होंगी और 3 ही स्तंभ होंगे। इसी प्रकार यदि आप लिखते हैं I2 तो I2 का अर्थ होगा द्वितीय कोटि का इकाई आयु है। अब द्वितीय कोटि से तात्पर्य है कि उसमें 2 तो पंक्तियां होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे। ओके, तो टाइप है वह आपका त्रिभुजाकार आयु है। ओके, तो इसमें भी अब आपको यहाँ पर 2 पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट है ऊपरी त्रिभुजाकार आयु है और नेक्स्ट आपको मिलेगा निम्न त्रिभुजाकार आयु है। ओके, तो बहुत ही सिंपल से है। आप यहाँ पर इनका एग्जाम्पल देखें तो यदि आप लिखें 1 3 4 5 8 9 और यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 0 एंड 0, तो अब आप यहाँ पर देखें कि यह जो एग्जाम्पल अपन ने लिया है यह है आपका ऊपरी त्रिभुजाकार आयु है। क्योंकि इसमें आप देखें अगर ध्यान से तो यहाँ पर देखिए कि एक त्रिभुज बन रहा है इन वैल्यूज से, और यह त्रिभुज जो है
यह ऊपर की ओर है, इसलिए इसका नाम है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। और साथ ही साथ आप इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि जो शेष अवयव हैं, ओके, अर्थात A21, A31 और A32, इन सब की वैल्यू हमेशा होगी 0। ओके, तो यह आपका ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। तो यहाँ पे आप लिखें ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। नेक्स्ट, यदि आप एग्जाम्पल बी लें तो यह अपन ले रहे हैं निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह के लिए। तो सीधा सा है यहाँ पर कि इसमें जो त्रिभुज बनेगा वह नीचे की ओर होगा। तो आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, तो आप देखें यहाँ पर कि हमें यह एक त्रिभुज मिल रहा है। ओके, तो यह जो त्रिभुज है वह नीचे की ओर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। और इसमें जो शेष अवयव होते हैं, इसके जो शेष अवयव हैं A12, A13 एंड A23, इनकी वैल्यू जो है वह हमेशा 0 होनी चाहिए। ओके, तो इसके बाद अब आप यहाँ पर देखें, नेक्स्ट इसको अपन कहेंगे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है। ओके, तो यह आपके आव्यूह के प्रकार के इस क्लास में अपन लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वह है आव्यूह की समानता। ओके, आज का यह लास्ट टॉपिक है अपना आव्यूह की समानता। ओके, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वह इस प्रकार से है कि आव्यूह है A तथा B समान आव्यूह कहलाते हैं यदि, अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन है वे ध्यान में रखनी होती है जब भी आप आव्यूह की समानता की बात करेंगे। फर्स्ट, दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। नेक्स्ट, दोनों आव्यूहों में जो संगत अवयव है, संगत अवयव वे भी समान होने चाहिए। ओके, तो यदि किन्हीं दो आव्यूहों की कोटि बराबर हो और उनके जो संगत अवयव हैं वे समान हो, तो आप कह सकते हैं कि आव्यूह A एवं B है वे समान हैं। ओके, तो आप इसे अब एग्जाम्पल से समझें। यदि आप लिखें A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। नेक्स्ट B लिखें आप B11, B12, B21 और B22। तो यहाँ पे आप देखें कि जो आव्यूह A है उसकी कोटि है 2 गुणा 2, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। नेक्स्ट, आव्यूह B जो है उसकी कोटि भी 2 गुणा 2 है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो पहली जो कंडीशन है वह सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन आप देखें कि इनके जो संगत अवयव है वे समान होने चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन कोटि बराबर है। नेक्स्ट, संगत अवयव समान होने चाहिए, तो इसका अर्थ है कि A11 की जो वैल्यू है वह बराबर होनी चाहिए B11 के, A12 की जो वैल्यू है वह बराबर होनी चाहिए B12 के, A21 की जो वैल्यू है वह बराबर होनी चाहिए B21 के, और A22 की जो वैल्यू है वह बराबर होनी चाहिए B22 के। ओके, तो यदि ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि A और B जो आव्यूह है वे समान आव्यूह हैं। ओके, अब आप इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए यहाँ पर। तो इसका एग्जांपल ले रहे हैं,
मान लीजिए आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 9 और b में आपको दिया गया है 2, 3, 4 एंड 8। अब यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि a और b समान आयु है अथवा नहीं, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें कि जो नंबर 1 कंडीशन है कोटि, तो a और b की जो कोटि है वे समान है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि a की कोटि बराबर आयु है b की कोटि, तो फर्स्ट कंडीशन में वह सही है। अब आप सेकंड कंडीशन चेक करें कि इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तो a 11 की वैल्यू 2 है और b 11 की वैल्यू भी 2 है, तो a 11 बराबर b 11 और इनकी जो वैल्यू है वह 2 है, तो फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ पर सही है। सेकंड, a 12 की जो वैल्यू है वह b 12 के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर यह भी सही है, इनकी वैल्यू जब है 3। नेक्स्ट, a 21 की वैल्यू और b 21 की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर यह भी सही है कि इन दोनों की वैल्यू है 4 है। बट जो a 22 है उसकी वैल्यू और b 22 की वैल्यू है वे बराबर नहीं है, 9 है और यहाँ पर 8 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a 22 और b 22 बराबर नहीं है, इसलिए क्योंकि a 22 इज नॉट इक्वल टू b 22, इसलिए आयु है a इज नॉट इक्वल टू b, आयु a और b समान आयु है नहीं है। ओके, आयु है पर संक्रियाएं, तो इसमें फर्स्ट अपन लेते हैं योग या फिर एडिशन। ओके, तो किन्हीं भी दो आव्यूहों का योग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह ये है कि किन्हीं भी दो आव्यूह का योग करने के लिए उनकी जो कोटि है वह हमेशा समान होनी चाहिए। ओके, यदि उनकी कोटि अलग अलग है तो आप उनका योग नहीं कर पाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे किन्हीं दो या दो से अधिक आव्यूहों का योग करने के लिए उनकी कोटि का बराबर होना आवश्यक है। ओके, यह आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप किन्हीं दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनकी जो कोटि है वह बराबर होनी चाहिए। ओके, जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ओके, नेक्स्ट आपने लिखा b इज इक्वल टू 6, 8, 3, 1। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि आयु a की जो कोटि है वह है 2 into 2 और आयु b की कोटि भी है 2 into 2। तो जब अपन आयु a और b को ऐड करेंगे तो इसका जो परिणाम बनेगा a प्लस b वह होगा। अब आयु को जब ऐड किया जाता है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमेशा संगत अवयव जुड़ते हैं। तो यह जो 1 है इसमें आपको 6 को ऐड करना है, तो यह बन जाएगा 1 + 6। नेक्स्ट 2 में ऐड होगा 8, तो 2 + 8। नेक्स्ट 3 + 3, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 and 4, 4 + 1। ओके, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह बन जाएगा 7, 10, 6 and 5। तो यह यहाँ पे आपको a + b का मान मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब अपन यहाँ पर देखते हैं
सेकंड इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो इसमें अपन लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 4 और एक नेक्स्ट आयु लेते हैं b। यहाँ पे आप लिखें 0 4 3 1 2 1। ओके, तो यहाँ पर भी अपन आयु a और b को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो कोटि है वह सेम है। इसकी कोटि है 2 इंटू 3 और इसकी कोटि है 2 इंटू 3। ओके, तो a प्लस बी किया जाना संभव है। तो a प्लस बी जब आप करेंगे तो इसका जो मान होगा वह बनेगा 1 प्लस 0, नेक्स्ट 2 प्लस 4, 3 प्लस 3 इस 6 में ऐड होगा 1, नेक्स्ट 5 में ऐड होगा 2, नेक्स्ट 4 में ऐड होगा 1, 4 प्लस 1। तो इसका जो रिजल्ट है वह होगा 1 6 6 7 7 एंड 5। ओके, तो इस प्रकार से हमें किन्हीं दो आयुओं का योग करना होता है। और विशेष बात जो है वह है कि कोटि बराबर होनी। जो संक्रिया अपन ले रहे हैं यहाँ पर वह है व्यकलन। ओके, नंबर 2 व्यकलन। ओके, जिसे अपन बाकी भी कहते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं आप। तो किन्हीं दो आयुओं में व्यकलन संक्रिया लगाने के लिए भी नेसेसरी कंडीशन है कि उन सभी आयुओं की कोटि समान होनी चाहिए। ओके, तो किन्हीं दो या दो से अधिक आयुओं पर व्यकलन संक्रिया लगाने के लिए सभी आयुओं की कोटि समान होनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर भी इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझें कि a इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दिया हुआ है एग्जांपल नंबर फर्स्ट 2 3 4 5 6 8 और b आयु दिया हुआ है आपको 1 4 5 एंड 8। अब यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि a माइनस बी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे a माइनस बी को अपन ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि a की कोटि है 2 इंटू 3 और b की कोटि है 2 इंटू 2। ओके, तो इनकी जो कोटि है वे अलग अलग है, इसलिए a माइनस बी संभव नहीं है। आप इसे लिख देंगे कि a माइनस बी संभव नहीं है क्योंकि a तथा b की कोटि अलग अलग है और व्यकलन संक्रिया करने के लिए इनकी कोटि है वह समान होनी आवश्यक होती है। तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो अपन ने लिया है उसमें व्यकलन संक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट आप देखें एग्जाम्पल नंबर 2, आपने लिखा a इज इक्वल टू 4 1 3 2 0 1 4 8 एंड 3। ओके, नेक्स्ट आयु अपन लेते हैं b और इसमें अपन वैल्यूज ले लेते हैं 3 1 4 0 8 3 1 2। ओके, तो अब आप यहाँ पर a माइनस बी कर सकते हैं क्योंकि a और b की जो कोटि है वह समान है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू, अब चाहे तो आप पहले a की जगह a का और b की जगह b का मान रख सकते हैं या फिर इसे सीधे भी सरल किया जा सकता है। तो
जब बाकी करेंगे आप तो भी आपको संगत अवयव में से ही संगत अवयव को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 4 माइनस 2 होगा, तो यहाँ पर 2 शेष रहेगा। 1 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा -2। नेक्स्ट 3 माइनस 1 करने पे आपको मिलेगा 2। 2 माइनस 4 इज -2, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 8। ओके, 1 में से आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यह होगा -7। 4 माइनस 3 इज 1, 8 माइनस 1 इज 7, 3 माइनस 2 इज 1। ओके, तो यह आपका यहाँ पर a माइनस बी का मान होगा। अब आप यहाँ पर साथ में एक चीज और देखें कि जो आयु a है उसकी कोटि 3 गुणा 3 है, आयु b की कोटि भी 3 गुणा 3 है। तो जब आप a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी की कोटि भी आपको 3 गुणा 3 ही मिलेगी। ओके, तो जब आप एडिशन अथवा सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो आयु है उनकी कोटि में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका इसका थर्ड पार्ट, जो थर्ड संक्रिया वह ओके, तो वह है आपकी गुणन संक्रिया। तो गुणन संक्रिया का सीधा सीधा अर्थ है कि हमें किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक आयुओं को गुणा करना होता है यहाँ पे। ओके, तो इसमें आपको एक नेसेसरी कंडीशन है, उसको हमेशा फॉलो करना होता है कि जब भी किन्हीं 2 आयुओं को गुणा करते हैं आप, तो पहले आयु में जितने स्तंभ है उतनी ही दूसरे आयु में पंक्तियां होनी चाहिए। ओके, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि आयु है ए तथा बी का गुणन ए बी अथवा बी ए तभी संभव है जब पहले आयु में जितने स्तंभ होए, पहले आयु में जितने स्तंभ हैं उतनी ही दूसरे आयु में पंक्तियां हो। ओके, यह इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है कि आयु ए व बी का गुणा आप तभी कर सकते हैं। अब ए और बी का गुणा आपको ए बी भी पूछा जा सकता है और बी ए भी पूछा जा सकता है। तो यह तभी होगा जब पहले आयु में जितने स्तंभ हैं उतने ही दूसरे आयु में पंक्तियां होनी चाहिए। ओके, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब अपन इसको समझते हैं कि ये बराबर आप लेते हैं 1532 तथा बी बराबर ले अपन 6312। तो ए बी ज्ञात कीजिए। ओके, मान लेते हैं हमें यह एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको यहाँ पर ए बी ज्ञात करना है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखें ए बी बराबर, ए बी का अर्थ है ए इंटू बी। तो यहाँ पे आपको पहले जो आयु दिया गया है वह है ए और बाद में जो आयु दिया गया है वह है बी। तो आप ए की जगह ए का मान रखें 1532 इंटू बी की जगह बी का मान रखें तो बी आयु है 6312। ओके, अब हमें यहाँ पर जो आपने डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पर पहला आयु है वह है ए। ओके, चाहे तो आप यहाँ लिख लें कि यह पहला आयु है और यह है आपका सेकंड आयु, दूसरा आयु। ओके, तो जब आप ए गुणा बी करेंगे तो गुणा करने से पहले आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि यह पॉसिबल है अथवा नहीं। तो आप देखें कि ए में 2 स्तंभ है और बी में 2 पंक्तियां हैं, इसलिए यह गुणा किया जा सकता है। अपन ने डेफिनेशन में लिखा था पहले आयु में जितने स्तंभ हो, और यहाँ पर पहला आयु है वह होगा
ए, तो ए में 2 स्तंभ है और बी में 2 पंक्ति है, तो यह गुणा हो सकता है। ओके, अब आपको यह गुणा किस प्रकार से करना है यह समझें आप। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो आप देखें कि ए गुणा बी करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट कंडीशन थी कि इनकी कोटि चेक करनी होती है। तो ए की कोटि है 2 इंटू 2 और बी की कोटि भी है 2 इंटू 2। तो जैसा कि अपन ने योग और व्यकलन संक्रिया में देखा कि जब आप किन्हीं दो आव्यूहों को ऐड करते हैं अथवा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वहां पर उनका जो रिजल्ट होता है वह भी एक आव्यूह के रूप में ही मिलता है। तो इसी प्रकार गुणा जो संक्रिया है उसमें भी किन्हीं दो आव्यूहों को गुणा करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी कोटि इन दोनों आव्यूह की कोटि के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो आप यह यहाँ पर इसको इस प्रकार से देखेंगे कि इसे और इसे यदि अपन हटा दें वैल्यूज को, तो अब आपके पास बचा 2 एंड 2। तो जो नया आव्यूह होगा उसकी कोटि होगी 2 इंटू 2। ओके, तो यह जो अवयव होता है यह होता है आपका A11। ओके, तो A11 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर लिखें इसको कि A11 बराबर होगा आपका पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ। ओके, और A12 का अर्थ होगा पहली पंक्ति इंटू दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार मान लीजिए आपको लिखना है A32 की वैल्यू, तो A32 का अर्थ है तीसरी पंक्ति गुणा होगी दूसरे स्तंभ से। इसको आपको अच्छे से समझना है यहाँ पर। तो आप देखें A11 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस पहली पंक्ति को गुणा करना होगा इस पहले स्तंभ से। तो यहाँ पर जो 1 है वह मल्टीप्लाई होगा इस 6 से। 1 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। ये आप इधर आगे बढ़ेंगे तो 1 के बाद में आपको नेक्स्ट अवयव मिला 5 और यहाँ पर 6 के बाद नेक्स्ट अवयव इस स्तंभ में मिला हमें 1, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। इसी प्रकार नेक्स्ट जो अवयव होता है वह होता है A12। तो A12 के लिए पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप अब यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस बार 3 से, तो 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। ओके, 1 है वह 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर यह जो 5 है वह इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें A21। तो A21 के लिए आपको अब मल्टीप्लाई करना होगा दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो दूसरी पंक्ति को जब आप पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 1। ओके, नेक्स्ट इस वैल्यू के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ से आपको यह मिलेगा 6 प्लस 5, 3 प्लस 10, 18 प्लस 2, 9 प्लस 4। ओके, इनको अपन ने सोल्व कर लिया। तो आप इसे और भी फर्दर सोल्व करें तो यह हो जाएगा आपका 11, 13, 20, 13। यह हमारे पास ए बी की वैल्यू को अपन लेते हैं। A इज इक्वल टू 4, 3, 2, 1, 8, 2, 3, -2, 4। ओके, नेक्स्ट आयु बी ले रहे हैं अपन यहाँ पर। तो चूंकि
ए में आपको 3 स्तंभ दिए गए हैं और यदि आप ए बी ज्ञात करें तो बी में आपको 3 पंक्तियां लेनी होगी। तो यह आपने 3, 5, 8, 3, 1 एंड 7। ओके, तो इसकी जो यहाँ पे आप देखें इसकी कोटि है 3 इंटू 3, इसकी कोटि है 3 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पर ए गुणा बी करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन थी आपकी वह है कि ए में जितनी स्तंभ है उतनी ही बी में पंक्तियां होनी चाहिए। तो ए में 3 स्तंभ हैं और बी में 3 पंक्तियां हैं, तो ए गुणा बी यहाँ पर संभव है। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और जो ए गुणा बी करने से जो नया अवयव बनेगा उसकी कोटि होगी 3 गुणा 2, अर्थात आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको पहली पंक्ति को गुणा करना होगा पहले स्तंभ से, तो 4 है वह गुणा होगा 3 से। आप लिखिए 4 इंटू 3 प्लस यह जो 3 है यह मल्टीप्लाई होगा 8 से, 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1। ओके, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट अब आपको पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन करना है सेकंड स्तंभ से, तो 4 है वह मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे आप देखें कि पहली पंक्ति को अपन ने सभी स्तंभ से गुणा कर दिया, तो अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करें सेकंड रो को। ओके, और सेकंड पंक्ति का अब आपको सेकंड पंक्ति का गुणा करना है पहले स्तंभ से, तो यह होगा 1 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1। ओके, नेक्स्ट 1 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई किया अपन ने यहाँ पर, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 3 से और 2 को 7 से। इसी प्रकार अब आपको मल्टीप्लाई करना है थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। नेक्स्ट अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को, तो 3 इंटू 5 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7। ओके, और इसे अपन यहाँ पर थोड़ा सा पास में लिख देते हैं। तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 12 प्लस 24 प्लस 2, यह होगा 20 प्लस 9 प्लस 14, यह होगा 3 प्लस 64 प्लस 2, नेक्स्ट होगा 5 प्लस 24 प्लस 14, नेक्स्ट होगा 9 माइनस 16 प्लस 4, और नेक्स्ट होगा 15 माइनस 6 प्लस 28। तो अब आप इसे और सॉल्व कीजिए, तो यह मिलेगा आपको 38, नेक्स्ट होगा 43, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा 69, नेक्स्ट होगा 43, नेक्स्ट -3, और यह बन जाएगा आपके पास 37। ओके, तो यह इस प्रकार से आपको AB की वैल्यू मिलेगी। तो यह आपकी गुणन संक्रिया थी।